जैसा कि पिछले वीडियो में स्थानीय स्वशासन संबंधित पंचायती राज व्यवस्था के लिए आपको हमने 16 एमसीक्यू कराए थे। आपको पीछे स्लाइड में दिख रहा होगा। एक बार फिर से ये आपको हम एक और 16 क्वेश्चन का एक पार्ट लाए हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जो संभावित प्रश्न हैं जिनके आने के चांस ज़्यादातर बीपीएससी और आरओ परीक्षा में है। आपके तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, आप अपनी तैयारी को आंक सके, अपनी तैयारी को जांच सके, इसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि एमसीक्यू के फॉर्म में जब आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर को सॉल्व करने का भी प्रयास आपको करना है। इससे ये पता चलेगा कि आपके कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और कौन सा मिस्टेक आपको खुद से सही करना है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारी कमी कहाँ है। और ये दोनों जो परीक्षाएं हैं, ये किसी भी प्रकार के कमी को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इसे आप याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल न्यू निश्चय पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है, जिसके प्रश्नों को आज हम देखेंगे। अच्छे प्रश्न हैं, बेहतरीन प्रश्न हैं, जो कि जिनकी संभावना हमारे अनुसार आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा बीपीएससी आरओ में ज़्यादा जिसकी संभावना है। आइए स्टार्ट करते हैं और अपने आकलन को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जिस तरह का प्यार इससे पहले वाली वीडियो में आपने दिया है, उसी प्रकार से इसे भी आप आगे बढ़ाएं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, भारत में संवैधानिक मान्यता जो पंचायती राज को मिला है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत मिला है। 73वां संविधान संशोधन आपने वीडियो में पढ़ा होगा, ज़्यादा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। 24 अप्रैल 1993 को ये 73वां संविधान संशोधन आपका लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के बाद हर 5 वर्ष के बाद कंपलसरी हो गया, भारतीय संविधान के अंदर ये आर्टिकल में आ गए कि इनको किसी भी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में और नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में इलेक्शन कराना आवश्यक है। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे आएंगे दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की बात कही जा रही है। ठीक है, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट। इस तरह के प्रश्न जब आ जाते हैं और ऊपर अगर कोई बंदा पढ़ा है लूसेंट से या किरण से तो उसको समस्या होती है। पंचायती राज संस्थाओं को जो त्रिस्तरीय ढांचा दिया गया है उसका शेड्यूल पूछ रहा है। तो ग्राम पंचायत गांव स्तर पे था, ग्राम स्तर पे था, ये मैंने आपको बताया था। पंचायत स्तर पर पंचायत समिति थी, ठीक है, और जिला स्तर पर जिला परिषद था। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका ए वाला, ये सही है और इसी क्रम में आपको याद रखना है। यहाँ देखिए, ग्राम सभा पंचायत समिति राज्य परिषद कर दिया गया है, ग्राम पंचायत नगर पंचायत जिला परिषद कर दिया गया है, ग्राम सभा ब्लॉक समिति मंडल परिषद कर दिया गया है। तो इसका उत्तर ए सही है, इसे आप याद रखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर हम लोग को कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में भी आने के इसी प्रकार के प्रश्न आने के ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि जो प्रश्नों में अभ्यर्थी उलझ सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को आयोग भी पूछने का अपना बना के व्यवस्था रखता है। ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ग्राम सभा से संबंधित आर्टिकल पूछ रहा है। ठीक है, आर्टिकल पूछ रहा है, सबसे स्टार्टिंग ही ग्राम सभा से है। तो ग्राम सभा से स्टार्टिंग है तो आर्टिकल का भी स्टार्टिंग हो जाएगा अनुच्छेद 243 ए। इसमें कुछ नहीं है, आर्टिकल अगर आपको याद होगा तो आप उत्तर दे पाएंगे। इसमें समझाना क्या है, बार बार मैं बोलूँगा, बार बार आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आरओ में आ चुका है, फिर आने के भी चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से करिए। इसमें क्या है, 243 डी इसका उत्तर है। ठीक है, 243 डी इसका उत्तर है। इसके बाद ई और एफ दूसरे संबंध से हैं, अभी आएंगे प्रश्न में, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो ये आपका पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो आरक्षण का है सुविधा, इसमें क्या है, 1/3 महिलाओं के लिए SC ST इन वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा रखी गई है। यहाँ भी याद रखिएगा, कई राज्यों में ये जो आरक्षण है ये 50% तक है। ठीक है, सबसे पहला राज्य अगर देखेंगे तो राजस्थान ने अपने यहाँ महिलाओं को 50% ये आरक्षण वाली सुविधा दी थी। ये भी आपको याद रखना है। जितना आप उड़ेदेंगे, जितना इसको कुरेदेंगे, उतना ही आपके चांसेस बनेंगे पंचायती राज व्यवस्था के चैप्टर से आए हुए प्रश्न आपसे न मिस हो। इसको ध्यान में रखना है, ऊपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसे आप ऊपर नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 243 डी इसका उत्तर है, ये याद रखिएगा।
इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है। कार्यकाल से संबंधित प्रश्न है और कार्यकाल से संबंधित प्रश्न को याद रखिएगा। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। 243 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 243 में। और मान लीजिए कि किसी 5 वर्ष से पहले 5 वर्ष की अवधि से पहले किसी प्रकार से पंचायती राज जहाँ पे चल रहा है कोई पद समाप्त हो जाता है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए वो चुने जाएंगे, ठीक है। इसमें इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें आर्टिकल ध्यान रखना है। वित्त आयोग की तर्ज पर राज्य में कौन सा निकाय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन बंटवारे की सिफारिश करता है? राज्य वित्त आयोग, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का काम है 243 में इसका है 243 ये आर्टिकल आपको याद रखना है। राज्य वित्त आयोग का काम है कि पंचायतों को अनुदान, पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, ये राज्य वित्त आयोग का काम है। राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए गठन होता है। राज्य वित्त आयोग को गठन करने का काम राज्यपाल का होता है। राज्य स्तर पर ये गठित होता है 5 वर्ष के लिए, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगले स्लाइड में आते हैं और 7वां क्वेश्चन आपका जो है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, पंचायती राज के चुनावों से संबंधित कुछ पूछ रहा है। देखते हैं इसको क्या पूछ रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कौन करेगा? बड़ा आसान है ये तो प्रश्न, इसमें कुछ दम नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का काम है ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनाव कराना, ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? ये आपका 8वां प्रश्न है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में जो पंचायत से संबंधित है, कितने विषय हैं? 29 विषय। इसमें सबसे प्रमुख क्या है? तो इसमें प्रमुख रूप से है आपका कृषि, ग्राम सड़क, प्राथमिक शिक्षा, प्रमुख रूप से हैं। इसी प्रकार के मुद्दों को, इसी प्रकार के विषयों को रखा गया है। 29 विषय टोटल हैं, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची में इनको 29 विषय को शामिल किया गया है। इसके बाद जहाँ तक 5वां स्लाइड है आपका, पंचायतों को कर, शुल्क, टोल आदि लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये वाला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ है, इसे याद रखिए। ये प्रश्न भी आ चुका है, बिहार पीसीएस में ये प्रश्न आया हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस में ये प्रश्न आया है, दोनों जगह ये प्रश्न आया है। पंचायतों को कर, शुल्क, टोल आदि लगाने के लिए किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243 एच के तहत, 243 एच के तहत ये शक्ति पंचायतों को मिली है। इसे आप याद रखेंगे। आर्टिकल तो आपको याद कर ही लेना है, आर्टिकल किसी भी प्रकार से आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 243 के में नहीं है, 243 जे में है, ठीक है। 243 जे में है, लेखा परीक्षण का काम होता है, वो काम आपका आर्टिकल नंबर 243 जे में है, ठीक है। इस सब आर्टिकल संबंधित प्रश्न है, इस जितना आपको याद रहेगा उतना आप कर पाएंगे। इसमें मेरे बार बार समझाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से ही आपको लेके चल रहा हूँ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। आपको याद होगा 1957 में इसका गठन हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको स्वीकृति मिली थी, इसकी सिफारिशों को स्वीकृति मिली थी। अब बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में दिया था। तो पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की समिति के तहत, और त्रिस्तरीय वाला भी डाल देता तो बलवंत राय मेहता हो जाता। अशोक मेहता 2 स्तरीय है, जीवीके राव 4 स्तरीय, एलएम सिंघवी समिति वित्तीय साधन और बहुत सारी चीज़ों के लिए है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। अशोक मेहता समिति
अशोक मेहता समिति के ढांचे के संदर्भ में किस व्यवस्था की सिफारिश? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसमें बोला गया था। अशोक मेहता समिति नाम से याद कर लिया, अशोक मेहता 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय, GV.K. राव 4 स्तरीय। इस तरह से याद करते हुए चलेंगे तो आसान है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, याद हो जाएगा। पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका न बचे। अगर पढ़ाने के बाद भी प्रश्न बच जाता है तो फिर पढ़ाने वाले में भी कमियां हैं, इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इससे पहले आपको बता दिया, 24 अप्रैल को लागू हुआ है, इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, पंचायती राज दिवस। किस राज्य में ग्राम सभा की शक्तियाँ सबसे अधिक व्यापक मानी जाती हैं? ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम ऊपर कर दें कि आप देख पाएँ। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करिएगा। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इस स्लाइड्स में जितने भी प्रश्न हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य में ग्राम सभा की शक्तियाँ सबसे अधिक व्यापक मानी जाती है? तो देखिए, केरल राज्य में सबसे अधिक व्यापक मानी जाती है। उसका कारण है पीपल्स प्लान कैंपेन। पीपल्स प्लान कैंपेन एक व्यवस्था बनाई गई थी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी। केरल में 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी। ठीक है, 1996 में। इसमें ग्राम पर पंचायत राज व्यवस्था के अतिरिक्त विशेष रूप से केंद्रीय स्तर पर रख के उसे, केंद्रीय स्तर बोल रहा हूँ, केंद्र की सेंट्रलाइज सिस्टम से ग्राम सभा को वो शक्तियाँ दी गई थी जो पंचायती राज व्यवस्था में सभी ग्राम सभाओं को नहीं मिलती हैं। और ये पीपल्स प्लान कैंपेन के तहत किया गया था। इसलिए केरल में सबसे ज़्यादा ग्राम सभा शक्तिशाली होती है, ऐसा कहा जाता है। इस समय जो CM थे जब ये पीपल्स प्लान आया था तो नायर इनका नाम था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, नायनार नाम था इनका जो CM थे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। उस समय पीपल्स प्लान कैंपेन इन्हीं के समय आया था। ये जो आपका 14वां क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख के रखिएगा। इस प्रकार की व्यवस्था। बाकी हाँ, कुछ जगहों पे आपको ये भी जान के रखना है, अब ये भी बता ही दे रहा हूँ। भाग 9 जो है 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन तीनों राज्य में भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लग रहा है 15 या 16। हाँ, यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है ये भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद पंचायत के निर्वाचित पद नहीं है? ठीक है, ग्राम प्रधान निर्वाचित है, सरपंच निर्वाचित है, पंचायत सचिव निर्वाचित नहीं है, मंडल सचिव निर्वाचित है। पंचायत सचिव ये एक सरकारी अधिकारी होता है, सरकारी आदमी होता है, सीधे याद रखिएगा, सरकारी अधिकारी है और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है। इसकी वैकेंसी आती है। पंचायत में सचिव और प्रधान दोनों मिलकर लेखा का काम करते हैं। दोनों का हस्ताक्षर महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों का हस्ताक्षर के द्वारा ऑडिट या जांच में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि दोनों के हस्ताक्षर के बाद ही कोई फंड रिलीज होता है, कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो पंचायत सचिव भी एक प्रकार से सरकारी आदमी है जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है पंचायतों में। ठीक है, ये निर्वाचित पद नहीं है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज के स्लाइड का अंतिम प्रश्न है। पंचायत राज संस्थाओं को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो पूरी तरह से राज्यपाल के पास है। ठीक है, राज्यपाल के पास इनकी शक्ति है। 243E उपखंड 4 में जो वो पंचायत राज संस्थाओं को भंग कर सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, बाकी के पास नहीं है। राज्य सरकार नहीं, जिला मजिस्ट्रेट ये नहीं। ठीक है, चलिए 2 ऑप्शन एक ही हो गया था। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, जितना आप हो सकता है अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। करंट का क्लास भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। करंट अफेयर में आपको वो करंट अफेयर मिलेगा जो बाकी जगहों पे आपको नहीं मिलता है। कम से कम 4 से 5 उसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। 4 से 5 अखबारों से और 2-3 मैगज़ीनों का संग्रह करके एक बेहतरीन करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सफल हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, उसके प्रयास में लगे हैं। उसके लिए थोड़ा समय लग रहा है, जल्दी ही वो भी आपको, लेकिन वो दूसरे चैनल पे मिलेगा, वो आपको हम वीडियो में बता देंगे। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार 2 वीडियो प्रयास करेंगे हम एक दिन में देने का।
तब तक के लिए अपने तैयारी में लगे रहिए, फिर नया वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।